कुछ सपने रोजमर्रा के जीवन की छवियों से ज्यादा कुछ नहीं होते, तो कुछ सपने भविष्य की झलक दिखा देते हैं। 1999 में जापान की एक अनजानी इलस्ट्रेटर ने एक अजीब मैंगा बुक पब्लिश की। उस बुक में 15 ड्रीम्स को दर्शाया गया था जो उसने देखे थे। रहस्य की शुरुआत तब हुई जब एक एक करके उसके सपने सच साबित होने लगे। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये है कि उसका आखिरी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बुक में वो आखिरी सपना सुबह 5 बजे का है और डेट है जुलाई 5, 2025। जुलाई 1, 1999 जापान में एक रहस्यमयी कॉमिक बुक पब्लिश हुई। बुक का टाइटल सिंपल भी था और काफी रहस्यमयी भी, द फ्यूचर आई सॉ। उस दौर में किसी ने भी इस कॉमिक बुक के ऊपर ध्यान नहीं दिया था और ध्यान देने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि ये कॉमिक विजुअली इंप्रेसिव नहीं थी। इसे किसी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ने भी नहीं बनाया था। बुक का कहीं भी कोई प्रमोशन नहीं किया गया था। अगर कोई उसे खरीदता भी था तो उसे कॉमिक में अनयूजुअल ड्रीम्स की एक सीरीज नजर आती थी। ये पेंसिल स्केच से की हुई ड्राइंग्स थी, साथ ही कुछ ब्रीफ नोट्स जो मार्जिन्स में स्क्रिबल किए गए थे। ये एक ड्रीम डायरी या ग्राफिक जर्नल के जैसा था। अब एक दशक के बाद मार्च 11, 2011 में जापान को हिला देने वाला अर्थक्वेक सुनामी के साथ आया। जापान का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरी तरह बर्बाद हो गया था। इस त्रासदी में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग लापता हो गए और पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर थी। तभी ऑनलाइन कम्युनिटीज में हलचल मच गई। किसी के पास ये पुरानी कॉमिक बुक थी जिसके एक प्रोफेटिक ड्रीम में आर्टिस्ट ने एक ऐसा ही सीन बनाया था जो उस घटना से मिलता था। सुनामी की बड़ी बड़ी वेव्स और समंदर का पानी स्ट्रीट्स में आते हुए दर्शाया गया था और एक स्ट्रेन नंबर 311 भी लिखा हुआ था। ये इत्तेफाक इग्नोर करना मुश्किल था, क्योंकि 311 का मतलब मार्च 2011 भी हो सकता था। हजारों लोग उस कॉमिक को ट्रैक डाउन करने में लग गए। उन्होंने हर पेज और स्केच को ध्यान से देखना शुरू किया और जल्द ही उन्हें कुछ ऐसा मिला जिस पर यकीन करना और भी मुश्किल था। उस बुक में 15 प्रोफेटिक ड्रीम्स थे और रीडर्स के अनुसार उस समय तक 12 ड्रीम्स पहले ही सच हो चुके थे। 2011 की घटना के बाद जब इस कॉमिक पर लोगों का ध्यान गया तो जापान के लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये कॉमिक बुक किसने लिखी? लेकिन उन्हें जवाब में एक ब्रीफ और एम्बिग्युअस नाम मिला, टैत्सुकी। ये एक पेट नेम था जिसे वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता था। कोई नहीं जानता था कि टैत्सुकी कौन है। पब्लिशर के पास भी उसका कोई कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड नहीं था। इस दुनिया में जहां किसी को भी ट्रैक करना आसान बात है, वहां एक लड़की का बुक पब्लिश करने के बाद अज्ञात रहना काफी रहस्यमयी बात थी। अब टैत्सुकी का नाम जैसे ही लोगों को पता लगा, लोगों ने उसके नाम पर फेक अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए। लोग क्लेम करने लगे कि वही टैत्सुकी हैं और फिर नए नए प्रोफेटिक ड्रीम्स पोस्ट करने लगे। पब्लिक इन फेक अकाउंट से परेशान हो गई और धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन अक्टूबर 2023 को टैत्सुकी अचानक वापस आ गई। इस बार टैत्सुकी ने वही पुरानी बुक फिर से पब्लिश की थी, लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स के साथ। बुक का टाइटल सेम था, लेकिन अब वो एक ड्रीम जर्नल नहीं था। टैत्सुकी ने उसे एक डिटेल डॉक्यूमेंट में तब्दील कर दिया था और इस बार टैत्सुकी ने अपने बारे में भी कुछ डिटेल्स दी। उनका जन्म दिसंबर 2, 1954 में हुआ था। वो कैनागावा प्रीफेक्चर में रहने वाली थी और बाद में योकोहामा सिटी में शिफ्ट हुई। उनका बचपन अच्छा नहीं था। उन्हें पेंटिंग और सिंगिंग पसंद थी, लेकिन उनमें एक ऐसी बात थी जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग करती थी। 9 साल की उम्र से उन्हें जो सपने आ रहे थे वो दूसरों के सपनों से एकदम अलग थे। उन्हें सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता था जिसके सिल्वर व्हाइट बाल थे। वो अक्सर उनके पास बैठता और टैत्सुकी को उन इवेंट्स के बारे में बताता था जो तब तक घटे ही नहीं होते थे। वो लोग सपने में वॉक करते और बातें करते। वो व्यक्ति कुछ ऐसी बातें विस्पर करता जो टैत्सुकी को कुछ सालों बाद समझ आती। ईयर 1976 में उन्हें एक ऐसा सपना आया जिससे वो काफी हैरान हो गई थीं। ये नवंबर की रात थी जब टैत्सुकी ने सपने में एक व्यक्ति को देखा जो स्टेज लाइट्स के ब्राइट ग्लो में गाना गा रहा था। गाते गाते वो अचानक कोलैप्स हो गया। क्राउड चौंक गया और टैत्सुकी को पता चला कि वो सिंगर कौन था। वो फ्रेडी मर्क्यूरी थे, क्वीन बैंड के लीड सिंगर। 1976 में फ्रेडी मर्क्यूरी अपने करियर के पीक पर थे। उनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट थी और उनकी आवाज पूरी दुनिया सुनती थी। उस दौर में ये प्रिडिक्शन करना कि उनकी मृत्यु हो जाएगी
टैत्सुकी को हंसी का पात्र ही बनाता। इसलिए टैत्सुकी ने चुपचाप उस ड्रीम को अपने जर्नल में स्केच करके रख दिया। 15 साल बाद नवंबर 24, 1991 को फ्रेडी मर्क्यूरी की मौत हो गई। न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में जैसे ही वो न्यूज़ पब्लिश हुई, टैत्सुकी चौंक गई, क्योंकि उनके स्केच और पेपर की फोटोग्राफ में कोई अंतर नहीं था। टैत्सुकी इसे कोइंसिडेंस समझकर भुलाना चाहती थी, लेकिन अंदर से उन्हें पता था कि इतने एक्यूरेट कोइंसिडेंस बहुत रेयर होते हैं। तब से उनके ड्रीम्स और रेगुलर हो गए और रेगुलरली सच साबित भी होने लगे। उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था। अगस्त 31, 1992 को उन्हें एक और सपना आया। उन्होंने खुद को एक लंबे कॉरिडोर में वॉक करते हुए देखा, जहां विंडोज से लाइट अंदर आ रही थी। कॉरिडोर के एंड में एक ब्लॉन्ड महिला की पेंटिंग थी, जिसने एक बच्चे को पकड़ रखा था। कैनवस में डायना नाम लिखा हुआ था। अगले ही पल उन्हें तेज रोशनी, मेटल क्रैश होने की आवाज और लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। 5 साल बाद अगस्त 31, 1997 को प्रिंसेस डायना की मौत एक कार क्रैश में हो गई। अब प्रोफेटिक ड्रीम्स में बड़े स्केल के डिजास्टर्स भी दिखाई देने लगे और इसी दौर में उन्होंने द फ्यूचर आई सॉ बुक ड्रॉ करना शुरू किया था। 1995 की विंटर नाइट में टैत्सुकी ने सपने में फिर उस ओल्ड मैन को देखा। सपने में वो उन्हें एक स्ट्रेंज जगह पर ले गया, जहां धरती फटी हुई थी। वातावरण में स्टोन डस्ट थी। टैत्सुकी रात में घबराई हुई जागी। उन्होंने अपना जर्नल खोला और सपने को डिटेल्स में लिखा। उन्होंने सीन का स्केच बनाया और नीचे नोट लिखा, समथिंग विल रप्चर इन 15 डेज। 15 दिनों बाद हैंशिन अर्थक्वेक आया। लगभग 6500 लोगों की मौत हो गई। 10,000 घर कोलैप्स कर गए। अब टैत्सुकी को समझ आ चुका था कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। इसलिए टैत्सुकी ने अपने स्केचेस का कंपाइलेशन बनाया और मैंगा कॉमिक पब्लिश की। 1999 में बुक पब्लिश होते ही टैत्सुकी अचानक गायब हो गईं। ये किस्सा यहीं खत्म हो जाता, लेकिन टैत्सुकी को फिर ऐसा सपना आया जिसे देखने के बाद वो खुद को रोक नहीं सकी। लगभग 2 दशकों के बाद जुलाई 2021 में टैत्सुकी रात में जाग उठी। उन्होंने सपने में खुद को एक वास्ट फील्ड में खड़ा देखा, जहां चारों ओर पानी था। ऊपर आसमान का रंग राख जैसा था। कोई सनलाइट नहीं थी। जापान का साउथ सी उबलने लगा। समंदर के अंदर से 2 जायंट ड्रैगन्स निकले, जैसे वो धरती को फाड़ कर निकल रहे हों। फिर एक विस्फोट हुआ। उसके बाद टोटल साइलेंस। उन्हें याद आया कि ये सपना उनके पुराने ड्रीम का कंटिन्यूएशन था, लेकिन इस बार ये बेहद क्लियर था। इसलिए टैत्सुकी ने 2023 में उस कॉमिक को फिर से रिलीज किया, ज्यादा डिटेल्स और नए ड्रीम्स के साथ ही एक वार्निंग कि अभी एक कैटास्ट्रोफी आना बाकी है। उस ड्रीम में वो काफी ऊंचाई पर खड़ी थी, इतनी ऊपर कि वो पूरे समंदर को देख सकती थी। पानी के बुलबुले एक अंडर वाटर वॉल्केनो के फटने का संकेत थे, लेकिन 2 ड्रैगन्स का ऊपर आना वो समझ नहीं पा रही थी। उन ड्रैगन्स के अपीयर होने के बाद पानी से ऐसी सुनामी उठी जो इंसान का दिमाग सपने में भी नहीं सोच सकता था। पानी की लहरें 2011 की सुनामी से 3 गुना ऊंची थीं। ये लहरें किनारे से टकराती हैं, अपने साथ ढेर सारी डस्ट, मलबा और लाखों लोगों को बहाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। इस बाढ़ के बाद उन्होंने देखा कि हजारों साल से पानी में दबी हुई लैंड वापस इमर्ज हो रही है। टैत्सुकी ने ड्रीम में इस इवेंट की डेट भी देखी थी। ड्रीम में उन्हें साफ तौर पर बताया गया, ये जुलाई 5, 2025 सुबह 5 बजे का समय है। टैत्सुकी ने जहां 2 ड्रैगन्स के इमर्ज होने की बात कही है, वहां 2 जायंट टेक्टोनिक प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। पैसिफिक ओशियन के नीचे इस जगह वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस सबसे हाईएस्ट हैं। ये बात जापानीज रिसर्चर्स ने पॉइंट आउट की। टैत्सुकी ने इसी तरह का ड्रीम 1990 में भी देखा था, जब सुबह के 5 बजे धरती को फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। टैत्सुकी ने चारों ओर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। वहां सिर्फ किसी गुजरी हुई सभ्यता के अवशेष बचे रह गए थे। चारों ओर पानी ही पानी था और उनके अलावा कोई भी जीवित नहीं बचा था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।